इंसान की ज़िंदगी बहुत नीचे सत्ता पे है। ये आप तो क्या आज के दौर में आम इंसान की जिंदगी राजों के जैसी है? नहीं, मैं तो उस बात पे पूछ रहा था। वो आपसे जानना चाह रहा था मैं देखिए इस बारे में। देखिए वो एक अलहदा टॉपिक है। हम ये जानते हैं कि हुँ, मारी एंटुआनेट से किसी ने पूछा, अगर उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो उनको केक दे दीजिए। हुँ, ठीक है। तो ये जो हीरो के हार की बातें हैं या उसके जेवर की या उसके रिलेशनशिप, ऐसी बातें हुँ, महाराजों पे बनती हैं। और हुँ। क्या इतने बड़े रेवोल्यूशन को एक हार की जरूरत पड़ गई? तो न कुछ ये जगह पे ऐसा भी था कि साजिश तैयार हो रही है एक पिलाइस रॉयल पिलाइस कोई इस तरह के महल में। पाले, उसको पेरिस बोलते हैं, फ्रांसीसी में पाले बोलते हैं, पाले दे वर्साई, वहां पर ये साजिश, ये ऐसी है बात कि जिसको हम तो पढ़ते हैं, लेकिन बाल का तो हमारा जो जहन है वो नहीं मानता है इस ऐसी हुँ, बातों को। तो इस हुँ। मौजू पे कभी आपसे फिर बात हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तो अभी तो हजूर ने एक बात कर दी, जैसे वो नेपोलियन, ओल्ड मेजर, स्नोबॉल, स्क्वीलर, बॉक्सर, मिस्टर जॉन, मिस्टर फ्रेडरिक, बेंजामिन और दूसरे जो इस किताब के किरदार थे। क्या कॉमरेड जी, आज के दौर में 196 देशों में आपको ये किरदार नजर आते हैं कि नहीं नजर आते? क्यों नहीं नजर आते हैं किरदार तो। तो आज के दौर में भी तो कुछ ऐसा ही सीन है, जो उमरा हैं, जो अमीर हैं, वो गरीबों का खून चूसते हैं। इंसान का गोश्त तो आज भी बिकता है। और ये वाकया ही उस किताब में और आपने भी बयान फरमाया। अगर वैसे तो हम भी जानवर ही हैं, समाजी जानवर। हमारे दो पाए हैं, उनके चार पाए हैं। हर पाए हैं, तो सही बात। तो अगर जानवर हमारे पे हुकूमत करे तो कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इंसानों की हुकूमत तो आपने देख ली। सही। इस नजर से आप कैसे देखते हैं उस किताब को? तो वो तो एक तरह का वो तो व्यंग ही है। मगर बात तो यही है ना कि जैसे आपने कहा ना कि मैं तो इंडिया के हिसाब से कहता हूँ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में एक विशेष वर्ग सत्ता में है। जैसे मान लो दिखाया जाता है कि भाई इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, सही बात है, लेकिन सच्चाई क्या है कि मान लो कि 10% लोग 100 100 रुपए का जो है 60 70 रुपया जो है वो 10% लोगों के पास है। बाकी का जो 30 रुपया है वो बाकी के 90% लोगों के पास है। तो स्थिति तो वही है ना बेसिकली। जो जो बुनियादी इंसानी जरूरत है वहां तो बिल्कुल एकदम से चेंज कुछ नहीं है ना। हम बल्क में देखते हैं कि भाई बहुत तरक्की है, बहुत सब अच्छा है। अब जो लेकिन अगर हम देखें सच्चाई में तो अभी सब कुछ तो नहीं बदल गया है ना पूरी तरह से। बाकी तो जानवर तो प्राकृतिक नियम से जी रहे हैं, वो बेचारे कहाँ किसी जगह पर न वहाँ लूट है, न बलात्कार है, न चोरी है, न किसी का खून, आपने जो कहा चूसने की बात है। वो तो एक प्राकृतिक दुनिया में जी रहे हैं। अगर इस दुनिया से आदमी चले जाए ना सर, तो ये दुनिया सच में खूबसूरत है और जन्नत है। जी जी बिल्कुल, ये इसमें ऐसी इसमें बात कोई तो तरह की आपने प्रॉब्लम नहीं, फरमाई। आदमी ने आके सारा दंगा खड़ा किया है यहाँ। हाँ जी तो सर। उसके पहले चैप्टर में भी जब उसकी स्पीच होती है, ओल्ड मेजर की, हम फ्रांसीसी में उसको मेयर बोलेंगे, जब उसकी स्पीच है वो भी यही कहता है, अरे बोझा तो हम उठाते हैं जानवर, हम्म। हम प्रोड्यूस करते हैं, हम पैदा करते हैं, तो हम पे हुकूमत इंसान करता है। सही।
तो कि हकीकत में आदमी जब देखिए हम उसका गोश्त भी खाते हैं, उससे काम भी कराते हैं। इंसान तो पैदा, जिसको हम सोशल एनिमल बोलते हैं, हम क्या पैदा कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं इस धरती पे। काम तो हमारे लिए, अगर आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं तो 4 पांव वाले जानवर ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो ये आरपीजी की इस किताब के ऊपर जरूर हम जानकारी पाएंगे, क्योंकि हर पढ़ने वाला इसको एक खास नजर से देखता है। क्या क्या ख्याल है आपका कॉमरेड जी? किस किताब की, जॉर्ज ऑरवेल वाली किताब की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इसी की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। मैंने तो उसको जो है यही इसी तरह से देखा है, एक आयरनी है उसके अंदर, एक व्यंग है उसके अंदर, जो आदमी की सिस्टम है उस पर। बाकी आदमी ने ऐसा भी नहीं है उडमे साहब, आदमी ने कुछ अपनी बुद्धि से अच्छा भी किया है, मगर बिगाड़ा है। जो प्राकृतिक अवस्था है ना, उसका शोषण दोहन किया है आदमी ने, वो बात सही है। अब वो पहले चैप्टर की इसलिए हम बात कर रहे थे जहां पर मेजर की स्पीच है, उस चैप्टर में उसने क्या बोला है कि अरे हाँ हमने तो बहुत किया आदमी के लिए, आदमी ने क्या हमारे लिए किया। हाँ ये हाँ था हाँ। उसका। हाँ, ये उसके बाद के चैप्टर का हम जिक्र नहीं किए। पहले चैप्टर अच्छा की जो अच्छा। स्पीच है उसमें मैं देखिए। समझ गया। हाँ, अब उसकी मुश्किल चैप्टर। वक्त था। जी जी, हाँ मुश्किल वक्त था, उनमें एक यूनिटी पैदा हो गई। किसके खिलाफ? मिस्टर जॉन्स के खिलाफ, हाँ। अपनी हुकूमत बनाने। तो मुश्किल वक्त में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते। जरूरतें इंसान को इकट्ठा कर देती हैं। तो सही है। उनकी, जानवरों की एक जरूरत थी। जब उनको ये स्पीच अच्छी लगी तो चूहे भी अपने बिलों से बाहर आ गए, परिंदे भी आ गए, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन जब उनकी हुकूमत आ गई, क्या वाकया ही वो इंसाफ कर सकते? नहीं कर सके ना सर, उसमें वही तो है कि 7 यही नियम तो बनाए बात है थे सर। उन्होंने, और सातों नियम का इंटरप्रिटेशन फिर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपने लाभ के हिसाब से किया। और इस तरह से जो एक तरह की गुलामी को छोड़कर दूसरे तरह की गुलामी में आ गए। वही तो वो कहना चाह रहा है ना पूरी स्टोरी में। जो नियम उन्होंने बनाए थे आदमियों के साथ या अपनी स्थिति के साथ, आपस में अपनी कम्युनिटी में, जो उनको काम कि जानवर जानवर से को नहीं मारेगा, लेकिन जो है वो जानवर जो जानवरों के खिलाफ है उसको मारा जा सकता है। एंड इस तरह के जो इंटरप्रिटेशन बदले गए, यही तो होता है ना, सत्ता किसी भी तरह की हो, वहां इंटरप्रिटेशन आ जाता है फिर। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने सुख सुविधा के लिए वो उस नियम को अपने अनुसार फिर मोड़ देते हैं। नियम तो वही है दुनिया के, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी सुख सुविधा के अनुसार, फिर वो राजनीतिक सत्ता हो कि धार्मिक सत्ता हो, बात तो अंत में इंटरप्रिटेशन की आती है ना। जो पीठाधीश खड़े हो जाते हैं पूरे के पूरे, जो जो वर्चस्व में होते हैं, वो अपनी सुख सुविधा के लिए फिर सब करते हैं। तो उसमें उस वही पे बात है ना सर, उस पुस्तक में तो जी जी, अंत में हमारे सारे ज्ञानी नियम साहब हैं, ज्ञानी नियम तो बाबा वही आए है, उनको। लेकिन नियम का इंटरप्रिटेशन बदल गया। सॉरी, हाँ बोलिए सर। उस पे कॉमरेड साहब एक चीज हमें जरा इस पे ध्यान दीजिए। जिस भी ये सब कम्युनिटीज वगैरह जो भी हैं सारी, जिस सो कॉल्ड समाज को यूटिलिटी का मतलब और यूटिलाइजेशन की समझ आ जाए ना, वो ही प्रोडक्टिव काम कर सकता है। जो मिस यूज करता है, जो डिस्ट्रक्शन के तरफ जाता है, जैसे इन दो चीज़ों की नहीं पता, यूटिलिटी यूटिलाइजेशन, किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसे पॉजिटिव वे में लेके जाना है, वो कभी तरक्की नहीं करेगा, वो जानवर के जानवर ही रहेंगे। जी बोलिए। सही कहा सर। सच्चाई क्या है कि ज्यादातर लोग है ना फॉलोअर बनने, यानी कि उनकी जो मेंटालिटी है ना वो फॉलोअर की है। समाज में क्यों वस्तु स्थिति बदलती नहीं है?
उसका कारण यह है कि समाज को, बहुसंख्यक समाज को हर वक्त एक लीडर चाहिए, क्योंकि वो अपने आप से खुद नहीं करना चाहते। वो उनको एक खूंटी चाहिए, जहां वो टंग जाए, तो उस पर टंग जाए तो क्या है कि फिर उनको आश्वासन है कि अब हमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो खूंटी कोई राजा हो, कोई नेता हो, या फिर खुदा ईश्वर भगवान हो, उनको एक आश्रय मिल गया बस। यही मेजोरिटी लोग ये करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो साहस करके आगे बढ़ते हैं, लीडर बनते हैं। तो मेजोरिटी में तो हमेशा सर ये रहेगा ही, कहने का मतलब। आप ना एक जी बार करिए। मुझे नानक के बारे में पूछ रहे थे कि कोई चीज बताऊं। नानक हाँ ने जी, हाँ। कहा था कि नानक से पूछा किसी ने कि खुद एक खुदा भगवान रब कौन है, वो नानक ने जवाब दिया, तुम हो। तुम ही खुदा हो, तुम ही रब हो, तुम ही सब कुछ हो। मतलब ये उसके कहने का उनका मतलब ये था नानक का कि अगर अपने आप को इंसान कहते हो तो तुम्हारे में, अगर तुम इंसान हो तो लीडरशिप क्वालिटी तो तुम्हारे में होनी चाहिए। तुम्हें जरूरत क्या है किसी का फॉलोअर बनने की। सही। एक अगर देखिए, इंसान का मतलब ये होता है, अगर उसे एक करेक्टरिस्टिक बताने की जरूरत नहीं है तो जहालत है। इंसान वही है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वही इंसान है ना जी। इट इज सही सही। रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यूनिवर्स, तो वही इंसान है। अगर वो इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है तो लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें अपने आप आ जाएगी। उसे किसी का फॉलोअर बनने की क्या जरूरत है। सही कहा सर। किसी ने कहा है फॉलोअर्स आर फूल्स। जब आप हाँ, अनुगमन करते हो, इसका मतलब आप बेवकूफ आदमी हो, बेवकूफ हो। बिल्कुल और बिल्कुल आपको बिल्कुल बेवकूफ बनाया जाएगा फिर किसी भी लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसी को कहते हैं आत्मचेतस होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, सभानता। वो अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर तो गुलाम रहना ही है किसी का ना किसी का। यस तो यस, करेक्ट जी। एक मिनट, वुडमैन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं तैमूर साहब के अरे पास वो, जाऊं? क्या आप हमारी आवाज को बेहतर नहीं सुन पा रहे? हमको बोला गया कि कुछ आवाज में खराबी है। हाँ, अभी भी खराबी है। हम बाहर जाके आते हैं, ये कुछ है मसला, हमको भी लगता ओके है। सर। हाँ जी, तैमूर साहब आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, और फर्स्ट क्लास में। आप कैसी सुनाए? तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं ना? ठीक ठीक। अच्छा, सब दोस्तों को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, आरबी सिंह जी, पहले तो मैं छोटा सा जवाब दूंगा ये मिस्टर कॉमरेड को, कि कॉमरेड साहब जो आप कह रहे हैं ना, फॉलोअर्स आर फूल्स, वो तो छोटी सी मिसाल आप अपने घर में रख लीजिए। देखें, एक बंदा घर का भी लीडर होता है। आप घर के सर अगर आप बड़े हैं, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, आप अपनी बात करें, मुझे जवाब ना दें। नहीं नहीं, अपने घर मैं रखो, आप इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, नहीं तैमूर नहीं, मैं साहब एक मिनट आप सुनिए, गलत मैंने समझे अपना आप। अपना विचार रखा है, आप अपने विचार एक रखिए ना सर, मिनट। मुझे काउंटर करने की कहाँ हाँ, जरूरत है? तैमूर साहब मैं वो आरबी सिंह प्लीज। से बात करता हूँ, एक मिनट, आरबी सिंह से बात करता हूँ। हाँ, मेरे आरबी से जी हाँ घर जी। का एक बड़ा होता है, वो एक घर का लीडर होता है। अगर हर बच्चा, हर औरत उस घर में 10 मेंबर हो, हर कोई अपने आप को लीडर समझे और यही कहे कि फॉलोअर्स और फूल्स, हम अपने बाप की बात नहीं मानेंगे, अपने बड़े की बात नहीं मानेंगे, उस घर में ऐसी धमाचौकड़ी होगी और उस घर में ऐसा जो है वो समझ ले कि उस घर के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर जो है की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो एक लीडर आपको मानना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करते हैं, वो किसी भी मैं सेंस साथ में साथ आप में करेंगे। जवाब देता रहूं आपको कि आपने पूरी बात करनी है अपनी? नहीं नहीं, आप करते रहिए, वरना जो है वो ये कन्वर्सेशन जो है वो एक लेक्चर में तब्दील हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ डायलॉग सुन छोटे छोटे। सर, लीडर का मतलब सबसे पहले समझना चाहिए, लीडर का मतलब क्या होता है। लीडर का मतलब लीड करने वाला नहीं होता। लीडर का मतलब होता है जो अपने लोगों को गैरतमंद बनाता है। अब आप फैमिली की बात कर रहे थे, अगर सारे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, हर कोई अपना अपना काम करे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप को छोड़ के बेटा लीड करे अपने बाप को। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का मतलब ही एक ही है, जो हमें समझ में आता है, मुझे समझ में आता है, कि जो अपने लोगों को गैरतमंद बनाता है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो जो काम आपके हिस्से में है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। बाकी टेंशन लेनी किसी लीडर का मतलब ये नहीं है कि एक लीडर है कि बाकी सबको फॉलो करना है। वो एक कॉमरेड साहब की ना बात को शायद
ये गलत मतलब ले गए। वो उस एक अपना वो क्या बोलते हैं उसे, वो उस कॉन्सेप्ट में कह रहे थे कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो ज़्यादातर होते ही फूल है। अब आप देशियों में देखिए या यूरोप में चले जाइए, इतने साल इतने जाहिलों को वो भी फॉलो करते रहे जो राजा महाराजा थे सारे, इधर भी वही है। तो फिर वो जो फॉलोअर्स है वो फूल ही हो गए ना सर। तो लीडरशिप का मतलब ये है जो कॉमरेड साहब कह रहे थे कि जो लीडर वही होता है जो अपने लोगों को गैरतमंद बनाता है। मान लीजिए हमारे फादर, आपके फादर साहब, आपसे बात करके पता लगता है आपका कैलिबर क्या है। तो वो रिस्पेक्ट जो एल्डर्स की है वो तो रहनी है, उसमें मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी, वो तो होगी। बाप तो बाप ही रहेगा ना। पर वो लीडरशिप का जो मतलब बता रहे थे कॉमरेड साहब, गलत नहीं बता रहे थे, आपने शायद उसे दूसरी अपना। और बाकी ये लीडरशिप तो सो कॉल्ड लीडरशिप तो बाहर ही है, घर पे कहाँ लीडरशिप होती है। घर पे तो हम रिस्पेक्ट ही करते हैं एल्डर्स की। जी सर। आरबी सिंह, आपने सही कहा। जब मैंने कहा ना, अच्छा सर, फॉलोअर वो का मतलब होता है अंधभक्त, किसी विचार के पीछे चल पड़ना, बिना अपने अपनी चेतना या अपनी बुद्धि या अपने मत को रखे हुए। यानी नहीं होता एक तरह का कि वो भेड़ चाल की तरह चल। हाँ, इसका मतलब है कि घर में या समाज में कोई लीड करने वाला नहीं होगा, लेकिन एक सबके होता है अलग अलग सबके अलग अलग अंधभक्त। कॉन्सेप्ट होते हैं, और लीडरशिप का दूसरी अलग बात होगा, ये है कि घर का भाई अलग फिर एक होगा। कलेक्टिव लीडरशिप जैसा होता है, भाई किसी को तो हम आगे करेंगे ना, वो एक अलग बात है। हाँ, रिस्पेक्ट अलग चीज है। और किसी का गुलाम होकर के जो है मानसिक रूप से, हाँ, किसी ने कहा कि दिन को रात है तो हम कहें कि हाँ रात है, वो उस अर्थ में जो है फॉलोवर नहीं होना चाहिए। फॉलोवर का मतलब वो, इसका मतलब है घर में कोई लीडर नहीं होता। ये तो हम हाँ, कोई भी जानता है कि भाई पूरी दुनिया में जो है व्यवस्था कैसे चलेगी, उसकी एक बिल्कुल सिस्टम तो होगी ही ना। मगर करेक्ट। अंधभक्ति जिसको कहते हैं ना, बिना अपने दिमाग को अप्लाई किए, बिना किसी तरह की अपने आप को तकलीफ दिए कहीं पे टंग जाना, ऐसा है गाड़ी चल रही है उसमें बैठ गए तो गाड़ी जहां पहुंच रही है वहां हम पहुंच ही जाएंगे, फिर ये सोच के जी, जी। साथ में बैठ गए। उस अर्थ में कहा है, इस अर्थ में नहीं कहा है कि फिर तो अंधाधुंधी हो ही जाएगी ना हाँ, हाँ, भाई। बिल्कुल ठीक है, जी, मैं बिल्कुल ठीक। इसमें और इसमें मैं दूसरी इसमें बात मैं एग्री क्या, करता हूँ, इस बात में मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, सही है। वो आपके लीडर के ऊपर है और आपकी एबिलिटीज के ऊपर है कि लीडर कैसा है और आपको किस रास्ते पर लेकर जा रहा है। वो मैं समझ गया कि वो बिल्कुल अंधभक्त जो है, जी कॉमरेड समझता जी, हूँ वो एक गलत तैमूर चीज है। जी, वुडमैन जी, सर आप ज्ञान दीजिए। अरे ज्ञान नहीं देंगे क्या? वाकया ही जो घर का पिता होता है वो लीडर होता है। सर मैं समझता हूँ बिल्कुल होता है। अगर सही है, सही आपका जो लीडर सही है तो वो आपको सही ट्रैक पर ले जाएगा। अगर लीडर ही खराब है तो पूरा जो सिस्टम आपका वो गलत ट्रैक पर चला जाएगा। नहीं, देखिए, फादर की जो पिता की अथॉरिटी है, हम उसको समाजी या सियासी लीडरशिप में नहीं डाल सकते। अगर ये बात होती तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपने जेनिटर से पैदा होते हैं, तो आज के दौर में हम पिता को, बाप को, ये जो लीडरशिप का इमोशनल सा कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं डाल सकते। फादरली अथॉरिटी जो है वो तो कुछ और चीज है। अभी क्या नेपोलियन था, कन्फ्यूशियस था, आपके इमरान खान मियाँ है, तो क्या वाकया ही वो एक लीडर हैं, घर के पिता हैं? तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली गुफ्तगू आपने छेड़ी है। तो आप एक सादा सी गुफ्तगू फरमाइए ताकि आज के दौर में या माजी में भी घर का लीडर पिता है, घर की वालदा लीडर नहीं है, या जो कमाई करता है जो, तो उसको लीडर बोला जाए, हमको कुछ मुनासिब नहीं लगता। सर फादर की अथॉरिटी बहुत फर्क होती है। ये हमारा सर हमारा विषय है। सर मैं इस कंफ्यूजन को जो क्लियर कर देता हूँ।
मेरा मकसद ये नहीं था देखिए वो biological एक father। बात चलती है बहुत ज्यादा, फिर उस पे गौर किया जाता है। हमारे जैसे जो स्लो कोचिज हैं वो गौर करते हैं, अगला नया टॉपिक छेड़ देते हैं, तो फिर हमको उस पे गौर भी करना होता है। तो हम कुछ हैं वो हम कुछ हाँ बिल्कुल पुराने बिल्कुल। स्कूल ऑफ थॉट के बंदे हैं। तो आप बात कीजिए, इतनी जल्दी गुफ्तगू करेंगे अरे आप हमारे जैसे आपने लोग क्या नहीं पकड़ पाएंगे। कहा, आपने क्या बोना कहा अपने आप को, वुडमैन एक्स जी? बोनापार्ट। नहीं, वो आप जो है वो हमारी नजर में जो है वो आप नेपोलियन बोनापार्ट से आप अपने आप को तशबीह दे रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट हैं आप, हमारी नजर में तो आप नेपोलियन बोनापार्ट हैं। अरे आप समझे ही नहीं हमने जो बात की। और मेरी फिर कभी आवाज, मुझे गौर से आवाज कट के आ सुनिएगा। रही है आपकी। फिर इस माइक का मसला है, हम फिर वापस आते हैं। अभी सर भी आपकी माइक आवाज नहीं क्लियर दिए है, तो मुझे लगा आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन मुझे मेरी माइक में लग रहा है प्रॉब्लम कुछ। मैं इत्तेफाक करता हूँ तैमूर आ- भाई की बात से, जो आप कह रहे थे ना, घर का सरबराह एक अहमियत होती है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की अगर देखें तो यहाँ पे है पदर सरी निज़ाम। जो फादर होता है उसकी अथॉरिटी बहुत अहम होती है। हमने भी ऐसा वक्त पर देखा है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। मैं एक और लेकिन चीज कह रहा जी था जी जी मेरा। जी, हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, आप मैं बोलो। ये कह रहा था कि लीडरशिप अलग होती है। घर का घर की लीडरशिप अलग होती है। ऑफिस की लीडरशिप अलग होती है। सबकी अलग अलग स्किल होती है ना। इसी तरह लीडरशिप घर की अलग होगी अगर फैमिली की बात की जाए। तो वाकई घर की लीडरशिप में हमने ये सीखा है कि हमारे फादर भी थे तो हम उनके एक अल्फाज के बगैर चू भी नहीं कर सकते थे। हमें पता है उनकी अथॉरिटी क्या है। तो मैंने सीखा है कि अगर घर को कंट्रोल करना है ना, मिसाल के तौर पर एक भाई है या कोई भी है, आपसे छोटा है या मेरे से है, वो अगर सही ट्रैक पे नहीं चल रहा ना, तो उस पे आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसका तरीका ये है कि उसको फाइनेंस के तौर पे उसको कंट्रोल किया जाता है। सही गलत? जी आप बोले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा, मेरी बात को गलत समझा कि मैं हम्म फादर से मतलब मेरा ये नहीं था कि बायोलॉजिकल फादर जिससे वो हम्म पैदा हुआ, वो नहीं। अक्सर घरों में माएँ जो है फादर का कैरेक्टर रोल प्ले करती हैं कि वही जो है वो कमा बिल्कुल। कर लाती है। तो जो बच्चे को पाल रहा है, कोई भी उसका कोई भी रिलेटिव है, या किसी जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो पल रहा है बच्चा, तो वो जो जो उसको जो उसकी केयर कर रहा है ना, वो उसका लीडर उसका फादर समझ लें आप, वो है। तो वो उसको हम्म जिस ट्रैक पर ले जाएगा, जिस तरह की मेंटेलिटी उसको जो है वो उसकी बनाएगा, उसके बाद वो सोसाइटी में जाकर उसी तरह का फर्द होगा। अगर वो बुरा होगा तो बड़ा होकर सोसाइटी में जाकर किसी बुरे आदमी को वो फॉलो करेगा, उसको अपना लीडर बनाएगा। अगर उसको अच्छा, उसकी मेंटेलिटी को उसने बिल्डअप किया है, तो फिर वो बड़ा होकर किसी अच्छे इंसान की तलाश करेगा जिसे वो अपना लीडर मानेगा। तो हम्म बायोलॉजिकल फादर नहीं था, उसका मतलब ये था कि कौन उस आदमी की तरबियत कर रहा है और कौन उस आदमी को हम्म सोसाइटी में फिर बाहर निकाल रहा है। जो बाहर निकाल रहा है ना, वो उसका असल में फादर है, जिसने उसको इस तरह से तैयार करके सोसाइटी में दिया है बंदे को। ये मेरा मतलब नहीं था हाँ, अक्सर हाँ, बाप जो है वो नशा ऐसा करते हैं, ड्रग्स पी रहे होते हैं, तो एक चीज मैं तैमूर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो पता क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि जब सीरियस डिस्कशन चल रही होती है ना, मैं जो मस्करे होते हैं, जिन्हें मस्करी करनी होती है, मैं उन्हें लेता ही नहीं, आपको पता ही है। क्योंकि मैं चाहता नहीं है कि वो सीरियस डिस्कशन में हमारा कोई इंटरप्शन हो। इफात भाई ऐसे म्यूट कीजिए। वो ना, ये जो कॉमरेड साहब आए थे ना, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं। और थोड़ा सा ना, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे थे। अब ये समझ में आ गया आपको कि हाँ, कि वो किस एस्पेक्ट से बात कर रहे थे। तो ये प्लीज अच्छा नहीं लगता ऐसे कि हम किसी को पर्सनली टारगेट करें, तो वो ठीक नहीं है। प्लीज नहीं इतना नहीं ध्यान। नहीं, आरबी सिंह जी, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं था, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना मकसद नहीं था। मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा था कि देखें वो जो लीडरशिप को कर रहे थे ना, तो मैंने कहा देखें हर घर के अंदर जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉमरेड साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कीजिए प्लीज।
आइए आइए कॉमरेड साहब, आइए ऊपर, आप आइए। तैमूर साहब, आप की आवाज नहीं आ रही। अब थोड़ा सा हाँ, मुझे ड्रॉप हो गए हैं, कोई बात नहीं, आ जाते हैं अभी। कॉमरेड साहब आप आइए। क्या वो चले गए वो तैमूर भाई? नहीं नहीं, वो ड्रॉप हो गया, आ जाते हैं। अच्छा। अच्छा एक मिनट ठहरो, मुझे कॉमरेड साहब से बात करनी है। वो सर मेरे जो है ना बैटरी जीरो पे चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया मैं। अच्छा अभी एक फिर चीज और है, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आप समझो आपका ही है, तो कभी भी अगर आप नाराज होकर जा रहे हो यहाँ से, तो इसका अरे नहीं मतलब नहीं है नहीं मेरी नहीं सर, नाराज। बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं नहीं आरबी सिंह जी, ऐसा नहीं था। वो मेरी बैटरी है ना जीरो पे चली गई, मैंने ध्यान नहीं दिया तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी फिर मेरे तो पास वो पावर बैंक है ना, उसमें लगा करके फिर मैं रिजॉइन हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई ये जो नाराजगी नहीं, तैमूर, कोई। हाँ खाली ये मैंने उनको तैमूर, रोका था, वो उन्होंने कहा ना कि जेब में रखो, सिर्फ उस शब्द के लिए रोका था। बाकी तो हाँ विचार चल रहा है, तो वो हाँ अपनी हाँ, बात तो कह सकते वो हैं। भी मैं गलत हो आप सकता हूँ। आपको मैंने पहले ही मेरी, कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ उसमें कोई वो वो नहीं है सर। मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे इंडिविजुअल ये सारा अपना थॉट्स है, पर वो भी बड़े हाँ। प्यारे हैं, आपको पता लग जाएगा, बहुत प्यारे बंदे हैं वो भी। नहीं नहीं सर, और नाराजगी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। उसके कारण नहीं, मैं मेरा बैटरी जीरो हो गई इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। वो, कोई हाँ बस अगर ठीक। गाली भी दे दे ना सर, तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये तो यहाँ अच्छी पे बात कर रहे हैं, और यहाँ काउंटर पे काउंटर डिस्कशन तो होगा ही ना कुछ भी। यहाँ बिल्कुल, पे मुझे उसके हाँ लिए जी, कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं, मैंने किसी को अलाउ करना ही नहीं है, ना किसी की जरूरत है। आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर जाए, तैमूर साहब को कर जाए, फाद को कर जाए, फाद तो अमर तो पार्टनर ही है ना, और जो जिनकी जो सेंसिबल लोग हैं, वुडमैन साहब, और कोई भी नहीं करेगा, फिक्र मत कीजिए, मैं बैठो। नहीं नहीं सर, आपके यहाँ ऐसा है ही नहीं। और मैं सच में कह रहा हूँ, मेरा क्या जीरो पे चले गया, मैंने अभी वो पावर बैंक में लगाया कोई था, बात वो कोई बात रिकनेक्ट हुआ। बाकी कोई कोई बात मान अपमान की बात नहीं है। आप बोलिए बिल्कुल। मैं अच्छा, मेरी 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 समझ आवाज अब अच्छी आ रही होगी है तो मैं आरपी सिंह जी? सीखूंगा थोड़ा। हाँ जी यहाँ सर, आते आ हैं रही तो है। सीखते भी हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, वो मेरी माइक की वजह से आप तक नहीं पहुंची। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा आ रही है। मिसाल देने का मकसद जो था वो पर्सनली कॉमरेड साहब पे नहीं था। मेरा मिसाल देने का मकसद ये था कि हम जब लीडरशिप की बात करते हैं ना, तो हम अपने घर से शुरू करते हैं। वो मैं अपने घर की भी बात कर सकता हूँ। मैं अपने घर पे मिसाल देता हूँ कि मेरे घर पे किसी को अगर मैं लीडर मानूंगा ना, अब उस लीडर के ऊपर है कि वो मेरे माइंड को किस तरह से मेरी क्रिएटिविटी को किस तरह से बिल्डअप करता है, मेरी एबिलिटीज को किस तरह से तैयार करता है, ताकि मैं सोसाइटी में जाकर अच्छा कैरेक्टर, अगर मेरी मेंटलिटी अच्छी होगी, मेरी एजुकेशन अच्छी होगी, सोसाइटी में जाकर मैं एक अच्छा रोल प्ले करूंगा, एक अच्छे इंसान को अपना लीडर मानूंगा। और अगर मेरी बुरी होगी ना, तो फिर मैं बाहर चोर डाकू इस तरह का देखूंगा, उसको करूंगा। तो ये मैं कह रहा था, लीडरशिप की जो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उससे ही उसको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और फादर से मेरा मकसद ये नहीं था बायोलॉजिकल फादर क्या हो। बहुत सारे घरों में जो है बाप जो है वो यूजलेस होता है, ड्रग एडिक्ट होता है, माँ जो है उस घर को फीड कर रही थी, तो उसमें माँ जो है वो फादर का कैरेक्टर अदा करती है। किसी में कोई रिलेटिव कर रहा होता है, तो वो फिर रिलेटिव कर रहा है, तो वो फादर है। कोई बच्चे जो है वो ऑर्फनेज में पल रहे हैं, तो उनका जो वहां पर उनको फीड कर रहा है, वो उनका लीडर है, वो उनका फादर फिगर होता है। तो ये मेरा मकसद था कि बायोलॉजिकल फादर नहीं, वो जहां से उनकी शुरुआत हो रही है ना, जो उनको लीड कर रहा है, वो उनका फादर फिगर है। अब उसके बाद जो है वो किस तरह से उनकी तरबियत करता है, फिर सोसाइटी को वो किस तरह से वो बच्चा जाके देता है, और सोसाइटी में वो क्या रोल प्ले करता है, तो स्टार्ट ही लीडरशिप से होता है। ये मैं कह रहा था। और कॉमरेड साहब, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ, आपसे भी मैं बहुत इज्जत से बात करूंगा। तो आप बिल्कुल जो है इस पे वरिड ना हो कि मैं कोई आप गाली गलौज मैं जानता ही नहीं गाली गलौज किस चीज का नाम है। तो गाली गलौज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे जहन में। मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, तो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग प्लीज। बस ठीक है सर, वो आपने अपना कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉमरेड साहब ने अपना, मैंने अपनी बात रख दी। ठीक है सर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। अच्छा, वुडमैन एक्स जो है वो ऊपर आ जाए, तो फिर मेरा एक सवाल वुडमैन एक्स के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने एक चीज कही है, तो वो फिर उसका भी जवाब देते हैं। अभी आप किसी हाँ और हाँ, से पैनलिस्ट से बात करें तो कर लें उससे। तो अभी कॉमरेड साहब आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, क्योंकि सर अभी सुनता हूँ मैं थोड़ी देर, फिर बात में से बात निकलेगी तो करूंगा। ओके फहद भाई आप हाँ, बात शुरू करें, फिर करते हैं बात, फिर निकालें बात। तो सारे शुरू करने वाला ही कोई नहीं है अच्छा अमर भाई आप जी हाँ जी आप शुरू करें ना मेरी भी वही बात तो फिर अब इस पे लड़ाई हो जानी, शुरू कौन करेगा? शुरू कौन करेगा? आगे से ये मैं शुरू करता हूँ, मैं उनको शुरू करता हूँ। सारे एक सवाल बात जो है वो, एक सवाल मैं डालता हूँ कॉमरेड साहब को। कॉमरेड साहब, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ? हाँ ना, कीजिए ना, कोई बात नहीं, कीजिए। हाँ अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि इस सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल है और रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, ये थोड़ा सा मुझे आप समझाएंगे। या आपकी क्या बिलीव है, रिलीजन होना चाहिए या सारी दुनिया जो है वो विदाउट रिलीजन जो है वो ज्यादा पीसफुल रहेगी? अगर आप मुझसे, यानी ये मेरी व्यक्तिगत राय है, यानी मैं ऐसा, यानी मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि इस दुनिया को सच में रिलीजन की जरूरत नहीं है। रिलीजन ने दुनिया को बांटा है और 5,000 साल के इतिहास में 5,000 से ज्यादा युद्ध करवा दिए। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, बराबर। मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है, पूरी दुनिया जो है, जिस जिस मोड़ पर आगे बढ़ गई है, मैं पहले क्या था उसकी बात नहीं करता हूँ। आज हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, संविधान है, तो ज्यादा बेहतर है कि हम एक नागरिक की तरह जिए। ये जो हम हिंदू मुसलमान या जातियों में बटे हुए, कम से कम भारत में तो ये स्थिति है पूरे समाज की। उसके कारण क्या हो रहा है कि हम नागरिक तो बन ही नहीं पा रहे हैं, और बेहतर इंसान धर्म के कारण जो बनना चाहिए वो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो कम से कम एक एक रास्ता लें कि नागरिक ही अच्छे बन जाएं, और जो जीवन हमें मिला हुआ है उसको सही ढंग से जी लें। बाद का जीवन क्या होगा, उसकी उसकी वो एक अलग बात है, बराबर। तो ये मेरा व्यक्तिगत ये समझ है कि मेरे हिसाब से तो मैं कोई किसी धार्मिक प्रैक्टिस में नहीं हूँ सर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी का जो स्व विवेक है, अगर मान लो मुझे आपसे मोहब्बत से बात करनी है, तो इसके लिए मुझे किसी धार्मिक किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर हिंसा नहीं करनी है, मुझे अगर किसी को धोखा नहीं देना है, तो मुझे इसके लिए कोई धार्मिक किताब या किसी मंत्र के द्वारा प्रभावित होना नहीं है। ये मेरा एक मानवीय विवेक है कि मुझे दूसरे आदमी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, इंसानी तरीके से पेश आना चाहिए। और फिर अगर सामूहिक रूप से कोई गड़बड़ है, तो अब संविधान बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, वो हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं, या जो जिसको कहते हैं स्टेट है, वो हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। और स्टेट तब सही होगी जब हम नागरिक होकर के उसके साथ जुड़ेंगे। आज भारत में आप देख लो ना, हिंदू मुसलमान सत्ता तक पहुंचने के लिए आदमी और आदमी को धर्म के नाम पे ही तो लड़ाया जा रहा है ना। तो ये मेरी समझ है। मैं मानता हूँ कि आदमी अपने विवेक से जो अभी जो सेटअप है उसके अंदर नागरिक होकर के जिए, और जो जीवन मिला हुआ है उसको और बेहतर करे, और मानवीय करे, और सुविधापूर्ण करे। बाकी मरने के बाद किसने आकर के रिपोर्ट की है कि मरने के बाद क्या होता है? मेरे मेरे हिसाब से वो एक कंसेप्ट है, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता है, इसलिए उसने अमरता का कोई एक स्थान ढूंढ लिया, अमर अमर व्यक्ति ढूंढ एक एक पर्सनालिटी ढूंढ लिया, एक अस्तित्व ढूंढ लिया कि भाई कोई एक ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, कभी बदलता नहीं, और हम भी उसी के साथ में मिल जाएंगे। फिर जो है किसी धर्म में वह स्वर्ग की बात हो या नर्क की बात हो, या किसी धर्म में जो है मोक्ष की बात हो, मगर है तो अंततः इस मरने के डर का वो एक उत्तर है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं भी नहीं मरूंगा, मैं भी हमेशा रहूंगा वहां पर। ये, और मरने के बाद का मैं सोचता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरी सोच में, वो दिमाग में, वो मेरी समझ ही नहीं है। रिलीजन क्या है ना, वो मेरी समझ में बहुत नहीं आता, मैं उसको बहुत पढ़ता भी नहीं हूँ सर, और प्रैक्टिस भी मैंने नहीं की है। इतना अच्छा, कहना है मुझे। आपने ओके सर। बहुत सारे, एक बात में आपने बहुत सारे सवाल डाल दिए। मैं चाह रहा था मैं आपसे एक एक चीज जो है ना वो क्लियर करूं। आपका जो है वो इस वजह से डिस्प्यूट है रिलीजन के साथ कि रिलीजन ने डिवाइड किया इंसान को, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, कि मजहबों में बांट ये दिया, उसमें डिवाइड। नहीं सर, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे जीने के लिए रिलीजन की जरूरत नहीं है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। मान लो मुझे सर मैं अभी, आदमी के रूप में मैं जन्म ले चुका हूँ, एक समाज में मैं जी रहा हूँ, बराबर।
अभी समाज के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है जीते जी तक, उसके लिए मुझे रिलीजन के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं बतौर आदमी, बतौर जिस 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 संविधान के नीचे मैं जी रहा हूँ, उसके उसके नियम का पालन करते हुए मैं अपना जीवन सही तरीके से जी सकता हूँ। तो मेरी जरूरत नहीं है रिलीजन, मेरी नीड नहीं है। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जो है उसके मुझे तो ये जिंदगी में दो हाथ है तो काम चाहिए, एक अच्छी बीवी मिल जाए, बच्चे हों थोड़े एक आध दो, और उनके साथ में अच्छी तरह से खा पी करके जो भी जिंदगी बीत जाए नहीं, अभी प्यार अभी मोहब्बत अभी से। कॉमरेड ये मेरी साहब, अभी हम मौत जिंदगी। अभी हम मौत हाँ की जी, तरफ नहीं, अभी हम जिंदगी पे रहेंगे, अभी हम जिंदगी पे रहेंगे और इसकी हाँ इम्पोर्टेंस जी, को हाँ हम थोड़ा सा सर्च करेंगे कि रिलीजन की क्या। हाँ जी, कॉमरेड साहब, इंसान की जब क्रिएशन हुई है ना, तब से उसके अंदर एक चीज रखी गई है, उसकी जो अंदर उसके अंदर बिल्टअप हुई हुई है ना, वो है डोमिनेशन का एक चीज, जो वो डोमिनेट करता है अपने से दूसरे को। इसीलिए ट्राइब सोसाइटीज जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो गई। इस वक्त जो रिलीजन ने आपको, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो 3 4 5 इन रिलीजन्स की भी अगर बात करें ना, तो इन रिलीजन्स ने बहुत सारी कम्युनिटीज को ज्वाइन करके एक उनको नाम दे दिया। अगर ये ना होते ना, तो आपके हर हर आपके मजहब के अंदर कोई 10 लाख ट्राइब्स होते जो एक दूसरे से लड़ रहे होते। फिर उस वक्त रिलीजन के नाम पर अभी हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है ना, फिर उससे पहले मुसलमान जो कम्युनिटी है ना, अगर वो मुसलमान ना होते तो उनके अंदर 20 लाख ट्राइब्स होते जो आपस में लड़ रहे होते। और हिंदू जो जिसको नाम दिया गया ना, उसके अंदर कोई 50 लाख ट्राइब्स होते जो दिन रात एक दूसरे से लड़ रहे होते। तो इसने, रिलीजन ने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप इस पे अपनी आइडेंटिटी शो करें, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपकी आपकी बात सही। मैंने इसीलिए कहा ना कि जो भूतकाल है, यानी जो पहले हो चुका है, उसे वो मेरा, यानी वो मेरा अनुभव नहीं है। मैं अभी जब जन्मा हूँ, मैं अभी जहाँ हूँ, वहाँ ट्राइब्स नहीं है। वहाँ पर एक जो है वेल सेटअप, एक एक संविधान है, समाज का एक निश्चित दायरा है, सब कुछ हमें मिला है। आज की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी बात सही है कि भाई पहले ट्राइब्स थे छोटे छोटे, आपस में लड़ रहे थे, उनको शायद रिलीजन के नाम पर इकट्ठा किया गया होगा, लेकिन आज वही आपका इकट्ठा रिलीजन तो फिर आपका दूसरा झगड़ा खड़ा कर रहा आपका है सर। संविधान आप एक और चीज है तैमूर आपका साहब, संविधान जो है वो उसमें क्या 90% नहीं चीजें नहीं, कहाँ से ली गई? क्या मुसलमान मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, शिया सुन्नी के नाम पे और कई फेथ्स के नाम पे? मुसलमान मुसलमानों से लड़ रहा है, कब से लड़ रहा है? हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, कब से लड़ रहा है? तो एक चीज समझिए प्लीज सर, जो ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व होना चाहिए था वो अभी मेजोरिटी में नहीं है। इनके हाथ में कुछ भी दे दोगे ये उसके लिए लड़ेंगे लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कोई प्रोडक्टिव काम, कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना जिससे मीनिंगफुल चीज़ें, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर धर्म नहीं होता तब भी ये लड़ते, धर्म है, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना ब्रेन की एवोल्यूशन, वो मेरा ख्याल है कि अपनी एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी है और अपनी पीक पर आ चुकी है, क्योंकि इसके बाद जो है ना इंसान ने डिस्ट्रैक्शन का जो है वो सोच लिया है। अब वो ज्यादातर चीजें जो है ना वो इंसानी डिस्ट्रैक्शन की बना रहा है। इसका मतलब है एवोल्यूशन जो है वो इससे मजीद जो है इंसान अभी नहीं गौर कर रहा। अब जो जिस चीज को उसने बनाया ना उसको मिटाने की सोच रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। एवोल्यूशन अब मजीद आपके ब्रेन में नहीं आएगी, जितनी आनी थी ना आ चुकी। इसके बाद जो है नहीं आप सर इसको नहीं, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाओ। अभी तो स्टार्ट हुआ है एवोल्यूशन आना। अभी अब अगले 10 साल की बात है, ज़्यादा लंबी गेम नहीं है। अभी तो लोगों को समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिडन थी। जब से ये लोग सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तब से ही ये सब कुछ, ये पिछले 10 साल से ज़्यादा नहीं है। तो अभी अभी ही अगर आप कह सकते हो ना कि जितना करना था कर, नहीं सर, अभी स्टार्ट हुआ है असल में। और आप अगले 10 साल में देखना, आप मैं हमेशा इकट्ठे रहेंगे मैं आपको फोन करके बोलूंगा सर आप देखो। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक चीज का मैं जवाब देता हूँ। देखें, इंसान पहले जो है बहुत ज्यादा वायलेंट था, फिर सिविलाइज्ड हुआ, और अब जो इंसान है ना वो फिर से वायलेंट होना शुरू हो गया है।
इसने न्यूक्लियर बना लिया, न्यूक्लियर के ऊपर गौर कर रहा है कि एक न्यूक्लियर कितने मिलियंस लोगों को मार सकता है। दूसरा साइंटिस्ट इस पे गौर कर रहा है कि मैं ऐसा न्यूक्लियर बनाऊं जो उससे डबल लोगों को मार सके। तो एक न्यूक्लियर ऐसा बनाने पे सोच रहा है कि सारी दुनिया को खत्म कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो पहले वॉरियर्स थे ना, वो वॉरियर्स से अब फिर हम वॉरियर्स की तरफ जा रहे हैं। अब फिर हमारे अंदर जो है ना वो चीजें खत्म होती जा रही हैं, पेशेंस खत्म हो रहा है। सिविलाइजेशन आपकी जो है वो क्या अभी इस वक्त क्या है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी जो चीजें हैं ना आपकी, पहले आप एक दूसरे से कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते थे कि क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे। अब आप इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस कम्युनिकेशन के जराए ने आपको अपने अंदर हॉल के अंदर बंद कर दिया। आप बिजी हो गए। जब 10 दोस्त बैठते थे ना आज से 20, 25, 50 साल पहले, तो वो एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे के मसाइल को डिस्कस करते थे। अब अगर 10-20 दोस्त आप आपस में बैठ रहे हैं ना, तो वो हर कोई अपनी अपनी सेलफोन लेके बैठ रहा है। तो ये इसका मतलब है वो कट ऑफ होता जा रहा है। जो सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब ये होता था कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के मसाइल को सुने और एक दूसरे से शेयर, इसका मतलब होता था सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हम उस सिविलाइज्ड सोसाइटी को बाय बाय करके अब फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं। उस वक्त ये मजबूरी थी कि कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे। आज ये है कि कम्युनिकेशन के जराए होने के बावजूद हमने उस चीज को इग्नोर करके उसी सेलफोन के अंदर घुस के अपने आप को बिल्कुल जो है वो सेपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल अपने उस कॉल के अंदर बंद हो रहे हैं। ये कह रहा हूँ सर मेजोरिटी में आज भी तो देखिए ना, मेजोरिटी में तो लोग रह तो अभी भी 2000 साल पहले में ही रह रहे हैं। कौन सा आज की डेट में रह रहे हैं? मेजोरिटी में तो वही लोग हैं जो अनसिविलाइज्ड हैं। सर सिविलाइज लोग, सिविल सोसाइटी सिविलाइज लोगों से बनती है, समाज समझ वाले लोगों से बनता है। कहाँ है वो? अच्छा ये आरबी आज सिंह जी, आरबी सिंह जी, एक मिनट मेरी बात, आपसे मेरे दोस्त, एक मिनट मेरी आपकी बात और मेरी बातचीत रोज होती है। आरबी सिंह जी, आपकी मेरी बात रोज होती है। हम दोनों अलग से एक सेशन करेंगे जिसमें आप और मैं होंगे। ये अभी आए हैं नवाब साहब। नवाब साहब के जहन में मैंने एक सवाल पूछना है जो मुझे बहुत अरसे से तंग कर रहा है, तो मैं नवाब साहब से थोड़ा फायदा हासिल करना चाहता हूँ। करिए प्लीज। सर नवाब साहब, मुझे आपसे ये सवाल है कि उस दिन मैंने आपसे कहा था कि इंसान की जो है, अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो बिग बैंग को भी देखें, तो इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो मैंने कहा था 5-6 हजार साल पुरानी, आपने कहा था कि 20-25 हजार साल पुरानी। तो उसमें आपने मेरा केस और मजबूत कर दिया। अगर देखें 20-25 हजार साल पुरानी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पे, तो उसके बाद सर इतना अरसा क्यों लगा इंसान को उस डार्कनेस से निकलने के लिए? एवोल्यूशन तो बहुत पहले, मेंटल और फिजिकल एवोल्यूशन जिस स्ट्रक्चर पे आज इंसान खड़ा है उसको भी तो हजारों साल हो चुके। वो तो हजारों साल से हो चुका। ब्रेन भी वही था, रिसोर्सेज भी वही थे, हर चीज आपके पास वही थी। फिर आपको एवोल्यूशन के लिए इतना, जो आप इस वक्त जो है मॉडर्न साइंसेस के दौर में जिंदा है, इसके लिए आपको इतना टाइम क्यों लगा सर? इसका मुझे जवाब दीजिए, वो नवाब साहब। अरे हजूर, जो रास्ते होते हैं ना वो गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। तो उस दिन भी आपने जो प्रश्न था वो कुछ सही नहीं पूछा था और हमने जवाब नहीं दिया था। आज भी आपका प्रश्न कुछ सही नहीं है और आप खुद इसकी तलाश कीजिए। अभी कुछ देर पहले किसी व्यक्ति, और आरपीजी आपकी जो वाहद स्ट्रीम है जिसको हमने देखा है आपके मोनोलॉग से शुरू होकर, क्योंकि आपने परसों का लिंक भेजा था। तो ऐसा है हजूर, किसी व्यक्ति ने बात की थी स्पिनोजे की कि भगवान ही कुदरत है और कुदरत ही भगवान है। स्पिनोजा भी एक फ्रेंच फिलोसोफर था। और किसी एक और व्यक्ति ने बात की थी रेने डेकार्ट की। डेकार्ट भी फ्रेंच फिलोसोफर, और वो कहता है अगर मैं एग्जिस्ट करता हूं तो मेरे लिए सब कुछ एग्जिस्ट करता है। उसका एक लैटिन में वर्ड है कोजितो एर्गो सम, अगर मैं हूं
मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अगर मैं नहीं सोचता तो मैं नहीं हूं। तो हजूर ये सारी सोचो विचार की बात है। आप कुछ सोचिए, क्या आपको जो मजहबी किताबें इंसान की पैदाइश, इंसान की तकवीन बड़ी शादमानी से बयान करती हैं, 5,000 साल, 15,000 साल, 30,000 साल, 300,000 साल, तो क्या वो आज के दौर में उनकी जो बातें हैं, क्या वो वाकया ही मंतकी हैं? तो सोचो विचार का काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैथमेटिक में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन फलसफे में, सोचो विचार में 2 और 2 4 नहीं होते। और जब आप बात करते हैं कि आज के दौर में टेलीफोन ने, स्ट्रीमों ने, कम्युनिकेशन ने इंसान को तन्हाई का शिकार बनाया है, तो हजूर एक जो कॉइन है उसके 2 शबी होते हैं। एक तरफ से फर्क होती है, एक तरफ से फर्क होती है। उसके कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अभी देखिए 1400 साल पहले जो रेगिस्तानों में लोग बैठे हुआ करते थे, बीमारियों से, भूख से तंग आकर लोग मर जाते थे। चलें छोड़ दीजिए 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। आज के दौर में, आज के दौर में हजूर पाकिस्तान में फ्लड आ गया, तो यूएनओ का प्रेसिडेंट जॉन निकोला भागा आया पाकिस्तान। तो ये है टेक्नोलॉजी के फायदे। उन्होंने अपील की पूरी दुनिया पे कि बाबा पाकिस्तान की फसलें, खेल खलियान तबाह हो गए, दुनिया को हेल्प करनी है, दुनिया को देखना है। आपकी बात दुरुस्त है, कुछ नुकसान तो हैं, लेकिन क्या आप माजी में जिंदा रह सकते हैं? क्या आप माजी की वो जो क्लैन बेस्ड थिंकिंग है, ट्राइबल थिंकिंग है, वो आज के दौर में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दुनिया के साथ चलना है। तो उस दिन भी हमने आपको, जब आपने ये प्रश्न पूछा था, तो हमने एक कहानी सुना दी थी गार में रहने वाले लोगों की। क्या हमको गार में रहना है कि हमको आगे बढ़ना है? जैसे आरपी जी ने बोला कि अरे हम भी रहेंगे, तुम भी रहेंगे और अच्छा रहेंगे। जो अडेप्ट कर जाएगा, जैसे डार्विन ने भी कहा, जो जानवर अडेप्टेबल, जो अडेप्ट कर गए, वो सरवाइव कर गए। हुजूर आप तो हमारा कुछ सवाल नहीं समझे, ताकतवर मैं हैं, कुछ कुछ और कह कम रहा हूँ। ताकतवर हैं। जी जी, मैं फरमाइए, ये हम कह रहा खामोश हूँ हो जाते हैं मैं ये कुछ। कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मैं अपोज नहीं कर रहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उसको मिसयूज किया है। जो हमें फैसिलिटीज, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दी हैं, हमने उसको जिस तरह से यूटिलाइज करना था, जिस पर्पस के लिए वो बनी थी, उसको हमने मिसयूज किया है। मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें जहां बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली हैं, बहुत सारी उसमें बहुत सारे नुकसान वाली हैं। देखें कितनी जंगों में कितने लोग मरे होंगे, और उससे ज्यादा जो है एक न्यूक्लियर बम जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा, तो बहुत सारी जंगों को उसने लेवल कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें। ये, और दूसरा जो आपने पाकिस्तान का कहा ना, तो वो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पावर्स की अपनी इंटरेस्ट होती है। अब देखें इथोपिया में कितने अरसे तक ड्राउट रहा, कितने अरसे तक लोग जो है वो सूखे से मरते रहे, लेकिन यह है कि कम्युनिकेशन तब भी था, लेकिन वहां रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचे? कुछ पावर्स की इंटरेस्ट नहीं थी। तो वो आप उस बात को छोड़ दीजिए। मैं जो सवाल पूछा था ना आपसे, वो किसी और पर्सपेक्टिव में पूछा था, मैं उसका जवाब आपसे चाह रहा था।
इसको टेक्नोलॉजी को मैं नहीं उसको अपोज नहीं कर रहा, मैं उसका मिसयूज बता रहा हूं कि ज्यादातर हमने उस टेक्नोलॉजी को, उन चीजों को मिसयूज किया है, बजाय इसके कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन के लिए करते, हमने उसको डिस्ट्रैक्शन में यूज किया है, ये कह रहा हूं मैं सर। ओवर टू यू सर वुडमैन एक्स। मेरी आवाज आ रही है सर किसी को? आ रही आ रही वाह। वुडमैन एक्स जी इंतकाल कर गए क्या? बोलिए ना सर। सर जी बोलिए, हम हमतन गोश हैं, आपको सुनना चाहते हैं। नवाब साहब उठ जाइए। शायद जी उन्होंने आरपी उत्तर सिंह दे दिया, उत्तर दे दिया। यानी इसीलिए वो नहीं बोल रहे हैं। यानी उनका उनका जो कहने का मतलब जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है या साइंस है उसका पॉजिटिव यूज भी है और नेगेटिव भी है। जैसे हिरोशिमा का आपने उदाहरण दिया, मान लो वहां पे एक ब्लास्ट किया, मगर उसके बाद पूरी दुनिया इकट्ठा भी तो हुई ना कि भाई ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। या उसी न्यूक्लियर पावर का जो है दूसरी जगह मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी में या कहीं और भी यूज हो रहा है, इसका कहने का मतलब। तो साइंस का तो वो कॉमरेड तो हर भाई, चीज का तो दो पहलू है ही, मान लो आपकी बात कॉमरेड सही है, भाई उसका मिस यूज वो भी है बात और आपकी, यूज भी है। हाँ जी, हाँ बोलिए। वो बात आपकी सही है कि बाद में जो है यूनाइट हुई दुनिया, लेकिन ये है कि वो जो किसी आदमी को आप कत्ल कर दें और उसके बाद बोलें कि यार मैंने कॉम्पनसेट कर दिया, उसके फैमिली को कुछ पैसे दे दिए, तो वो जो लॉस था ना वो पूरा नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है कि नहीं जो एवोल्यूशन जो है, जितनी सिविलाइज्ड एवोल्यूशन हो चुकी थी ना हमारे माइंड की, उसके बाद हाँ, जो है, मेरे प्रूफ देने का मकसद ये था कि फिर हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले गए। अब हम एक दूसरे को किसी भी रिलीजन के नाम पे, किसी भी सुपियरिटी के नाम पे, उसको जो है ना, वो उस चीजों को, वो जो जो अच्छे काम के लिए जो टेक्नोलॉजी थी उसको हम मिस यूज कर रहे हैं, ये मैं कह रहा था वुडमैन एक्ट। ना ना सही कह रहे हैं आप, तो उसका मिस यूज भी है, सही कह रहे हैं। जी देखिए हजूर, तो क्या हमको बता दीजिए कोई ऐसी परफेक्ट थियरी या ऐसे कोई परफेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता हो इस धरती पे, या ऐसा कोई परफेक्ट बंदा एग्जिस्ट करता हो ऐसी धरती पे जो हर बात ही सही कहता हो। जैसे हमने पहले कहा मैथ में ऐसा हो सकता है, जो फिजिक्स के लॉज हैं वो तो सेम है ना, लेकिन जब आप बात करते हैं इंसानी अक्ल की, रैशनैलिटी की, तो हजूर उसमें परफेक्शन नहीं है। अभी तो इंसान ने, जैसे आरपी ने भी ये बात पहले की कि इंसान ने अपना जो जहन है वो तो 2.5% इस्तेमाल हुआ, तो परफेक्शन कहाँ से आई? तो जो 2.5% है उसमें भी बहुत सी खराबियां हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, जो इस बात का दावा करता है कि वो परफेक्ट है, जो इस बात का दावा करता है कि वो पीसफुल है, उसको उसको साबित करना है। साबित तो उसने करना है जो कहता है परफेक्ट है। तो परफेक्शन तो नहीं है। अगर हिरोशिमा पे ऐसा हुआ, तो अगर आरपी उस दौर में होता तो आरपी भी यही करता, क्योंकि आरपी का आज से 75 साल पहले जहन एवॉल्व कितना हुआ था। अभी तो आरपी हम सबसे अक्लमंद है, हिकमत कुवत ताकत में। दुनिया तो भूल जाएगी प्लेटो को, सोक्रेटिस को और एरिस्टोटल को। हम तो आप देखिए, परफेक्शन तो नहीं है। सर कहाँ है परफेक्ट तो एक परफेक्शन? सिकनेस है, हमें हाँ, यही हम कहना चाह रहे थे। एक्सीलेंस
जरूरी है। हमें Perfection- एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, ये बात है सारी। हुजूर, वो जो आपकी सही बात सोसाइटी है। कर रही है ना, देखो जो आप तैमूर साहब, एक मिनट तैमूर साहब, इन्होंने मुझे 100 साल का बना दिया है। अब आप फैसला करो क्या करना है। अरे अरे, ये आपकी आरपी जी आपकी बात आरपी सुनिए। सिंह जी, आपकी इज्जत अफजाई की है इन्होंने, आपकी इज्जत अफजाई है ये। ये नहीं, ऐसे ऐसा करते है, हैं। ऐसा है, देखिए वो ऐसा है, जब आप 5 मिनट तक वो ही खुशक गुफ्तगू, पोशीदा गुफ्तगू करते रहते हैं, तो साथ साथ कोई हल्की बात भी होनी चाहिए, यस यस, करेक्ट, जिससे सही। हमारे जैसे जाहलों को कुछ अफाका हो जाए, कुछ तसल्ली मिल जाए। तो क्या करना है आपने सख्त बातें करके, परफेक्ट बातें करके। अच्छा, तो एक जी जी रिक्वेस्ट है जी, अभी, फरमाइए फरमाइए। एक रिक्वेस्ट है कॉमरेड साहब। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। मैं तो इनके साथ सहमत हूँ, जो वुडमैन साहब के साथ, कि हम अंतिम पड़ाव पर कभी भी नहीं पहुंचने वाले हैं। हम सतत, यानी इसी को तो कहते हैं प्रगतिशीलता। हम सतत जो बुरा है उसको खत्म करके कुछ अच्छा करते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं मानवीय विवेक। उस पे हमें भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, हर परफेक्शन नहीं है तो उसी की तरफ तो हम गति कर रहे हैं, और कभी भी अंतिम कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों ने ही घोषणा की कि भाई अंतिम है बस। यस बाकी यस, विज्ञान या इंसानी समाज ये घोषणा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सतत हम जो है इवोल्व हो रहे हैं सतत। इसका कुछ अंतिम नहीं है। हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी का कुछ गलत है, मिसयूज है, तो हमें मानवीय विवेक पर ये भरोसा रखना चाहिए कि हम 75 साल हो गए ना, फिर दूसरा तो अणु बम कहीं नहीं फेंका गया ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि सतत हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा मानवीय समाज बनेगा। जी जी, ह्यूमैनिटी ज्यादा आएगी, यानी इंसानियत ज्यादा जो है आगे गति करते जाएगी। और जी ये जी। कौन कहता है कि भाई हम परफेक्ट हो गए? किसी ने दावा नहीं किया है परफेक्ट होने का। ये परफेक्ट, एक पता क्या है सर, ये परफेक्ट वर्ड ही वैसे जहालत वाला है। हाँ हाँ, हमें परफेक्शन को तो सोचना ही सीखना चाहिए, ये जहालत है। एक्सीलेंस की तरफ जाओ, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते जाओ बस। बस हाँ, सही कहा आपने आरजी सिंह जी। और यही सच्चाई है कि हम रोज बदलते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक अंतिम तो कुछ है ही नहीं, कम से कम हमारी जिंदगी में तो नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, या फिर उसके बाद क्या होगा हम तो होंगे नहीं, फिर देखेंगे, जो होंगे वो अपना रास्ता ढूंढेंगे, उसमें क्या। जी जी जी, तैमूर आप साहब। अच्छा, आरडी सिंह जी, मुझे ये बताइए कि रिलीजन के जो है वो उसके नुकसानात जो है वो सोसाइटी में क्या है। देखें, रिलीजन कोई भी हो, किसी भी, कौन सा भी रिलीजन हो, उसने आपको एक अच्छे उसूल दिए हैं। उसके ऊपर जो, जैसे ये मिसाल मेरी बिल्कुल वैसे ही थी कि जिसने साइंस में जो रेवोल्यूशन लाए ना, उनका मकसद अच्छा होगा कि इससे जो है इंसान को जो है वो इससे फायदे होंगे, लेकिन इंसान ने उसको नुकसान, सोसाइटी को उससे नुकसान पहुंचाया। उसी तरह से रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए था, लेकिन उसके बाद जो लोगों के हाथ में वो चला गया, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो जाहिल भी एंटर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उसी रिलीजन को खराब किया, बदनाम किया। तो रिलीजन की अपनी टीचिंग्स जो है ना, वो बहुत अच्छी हैं हर रिलीजन की। वो आपको बहुत सारे बुराइयों से, बहुत सारी बुरी चीजों से, जो आज सिविलाइज्ड वर्ल्ड कह रहा है कि वो बुराइयां हैं, उसको आइडेंटिफाई उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपके किसी भी कंट्री के बनते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 60% उन्होंने वही चीजें अडॉप्ट की हैं जो उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर से ली हैं, रिलीजन बुक से ली हैं। वो ज्यादातर वो है। तो रिलीजन के, बहुत सारे रिलीजन के आने के बाद आपके, जब आपकी सोसाइटी में रिलीजन इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस आई। उसके बाद आपके अंदर जो है वो उसके बाद ही सारी जो है आपके सोसाइटी के अंदर, वरना उससे पहले जो है मैं ये कह रहा हूं कि वो सारी चीजें अवेलेबल थी, सारे रिसोर्सेज जिनसे आपने क्रिएशन वो की, और इस सोसाइटी को जो है इंडस्ट्रियलाइज किया, इस सोसाइटी को साइंटिफिक जो है वो चीजें आपने दी। वो चीजें, वो सारी रिसोर्सेज, वो ह्यूमन ब्रेन, वो सारा अवेलेबल था उससे पहले भी। तो इन, मैं कह रहा हूं इन टीचिंग्स का
ऐसा अच्छा असर पड़ा कि उसके बाद जो है ना इंसान नॉलेज की तरफ गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये। ओके सर, मैं आरपी जी इसमें एक एक बात एक एक विनती है, सिर्फ एक बात करनी है करिए करिए। और फिर हम आपको कल सुनेंगे, क्योंकि हमको कुछ बाहर जाना है। तो ऐसा है कि हमको कुछ देखिए लगता है कि ये इन्होंने कुछ बात कर दी कि रिलीजन से लिया है लोगों ने। हम इसको किसी और दिशा से देखते हैं। रिलीजन ने दूसरों से लिया है। अभी देखिए आप जुदाइज्म में और क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में 10 कमांडमेंट्स का जिक्र पाया जाता है, इस्लाम में भी पाया जाता। उन्होंने कहाँ से लिए? हम्मुराबी से लिए उन्होंने। हम्मुराबी का कोड क्या है? तो उन्होंने किधर से लिए? तो हुजूर ऐसा है, ये कॉपी पेस्ट का सिलसिला चलता रहेगा जब तक दुनिया परफेक्शन एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाती, और कभी भी नहीं सर जाएगी। एक तो सेकंड ऐसा वुडमैन है, जी, इंटरप्ट न मजहबों ने कीजिएगा, मेरा कहाँ से जवाब लिया? कीजिएगा। मजहबों ने उससे पहले वाले लोगों से लिया। तो ये ना कहें कि दूसरों ने मजहबों से लिया, बल्कि मजहबों ने दूसरों से लिया। तो इस पे आप बात जरूर कर दीजिएगा, मगर हमको जरूर अभी कूच करना है, क्योंकि फिर हम ने घर जाके मेरा इंतकाल मेरा भी जवाब करना। लेकर जाइए सर, मेरा जवाब लेकर जाइए 1 मिनट के लिए, अरे एक बात मिनट सुनिए, के लिए। अरे कॉमरेड जी, माजरत चाहेंगे आपसे। हमने ये कहा पहले भी कि जिंदगी का मतलब 2 और 2 4 नहीं होता। जिंदगी का मतलब 2 और 2 4.5 भी हो सकता है, 3.5 अरे भी हो हुजूर, सकता है। अरे तो हुजूर, आपसे हजूर, आपसे फेस ये टू फेस बात करने में मंतकी मजा बात आता पे है। गौर कीजिएगा कि वुडमैन ने ये क्यों कहा कि मजहबों ने दूसरों से लिया है। 10 कमांडमेंट आए हैं हम्मुराबी से, जुदाइज्म की सारी रस्में आई हैं पुरानों से, क्रिश्चियनिटी की सारी रस्में आई हैं रोमियों से, इस्लाम की सारी बातें आई हैं क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म से, और इन सारे मज़ाहब ने भी कुछ कॉपी किया है हिंदुओं से। तो फिर बात होगी। जी धन्यवाद। अरे ठीक है, रिलीजन टू रिलीजन आप चले गए ना। आप पहले रिलीजन को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिलीजन, अच्छा दूसरी बात यह है कि आइंस्टाइन कहता है विदाउट रिलीजन साइंस इज डेफ एंड विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड। तो साइंस और रिलीजन